नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की शनिवार को बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारी संघवाद पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काउंसिल की बैठक को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि हमने कोरोना काल के दौरान देखा है कि कैसे केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी और इस मुहिम को सफल बनाने में योगदान दिया और इससे पूरे विश्व में भारत की छवि सकारात्मक बनी है। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र और सभी राज्यों को मिलकर काम करने की जरूरत है, तभी हम विकास के उच्च पायदान को हासिल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सहकारी संघवाद पर कहा कि इसे अधिक सार्थक बनाने की जरूरत है और इसे न केवल राज्यों बल्कि जिला स्तर तक ले जाना होगा ताकि स्पर्धा निरंतर बनी रहे और विकास की राह भी तेज हो। इसको समझेंगे आज अपने इस खास कार्यक्रम में अपने 3 खास मेहमानों के जरिए। अजय शंकर हमारे साथ हैं, फॉर्मर प्रिंसिपल एडवाइजर प्लानिंग कमीशन, आपका स्वागत है सर। श्रीकांत बाल्दी साहब हैं, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश, आपका स्वागत है। और AK भट्टाचार्य जी हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर बिजनेस स्टैंडर्ड, आपका भी स्वागत है सर। शुरुआत में अजय शंकर सर आपसे करना चाहूँगा कि अगर हम सहकारी संघवाद के ताज़ा एग्जाम्पल के तौर पर देखें कोरोना की लड़ाई को, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, कि वाकई किस तरीके से मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो या फिर विकास के लिए तय किए गए लक्ष्य हों या कुछ और हो, अगर एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उस लक्ष्य को कितना भी कठिन क्यों ना हो हासिल किया जा सकता है। ये सहकारी संघवाद की जो बात है ये बहुत अहम और बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर हम लोगों का ध्यान नहीं इस बात पर जाता है कि हमारा देश कितना बड़ा है, कितना विशाल है। अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो हम यूरोप के बराबर हैं और जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें तो यूरोप के हम 4 गुना हैं। तो सहकारी संघवाद के अतिरिक्त कोई और रास्ता नहीं है जिससे हमारे सामने जो चुनौतियां हैं उनका हम सामना कर सकें, जो हमारे विकास के लक्ष्य हैं वो प्राप्त कर सकें। और एक आज जो बहुत महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री जी ने कही कि हमें इसे जिले स्तर पर भी ले जाना है। तो एक जो अभी तक कमजोरी रही है और हम उम्मीद करेंगे आगे वाले समय में हम कामयाब हों, कि राज्य सरकारें जो है उनमें जरा इच्छा शक्ति कम होती है विकेंद्रीकरण की ओर। तो जो जिला स्तर पर और पंचायत स्तर पर जो विकेंद्रीकरण की कल्पना की गई थी जब संविधान का संशोधन किया गया था लगभग 30 वर्ष पहले, तो वो कल्पना अभी सकारात्मक ढंग से कार्यान्वित नहीं हो पाई है। और जैसे किसी एक प्रदेश का उदाहरण लें, जैसे उत्तर प्रदेश ले लें, तो ये 80 जिलों का प्रदेश है, इसकी आबादी पाकिस्तान से ज्यादा है, बराबर है। तो जब तक विकेंद्रीकरण जिला स्तर पर या क्षेत्रीय स्तर पर अच्छा नहीं होगा तो बहुत सी समस्याएं हैं इनका कि सही ढंग से समाधान नहीं हो पाएगा। और अगर हम देखें पिछले 2-3 दशकों का अनुभव, तो जो छोटे राज्य निकाले गए, चाहे उत्तरांचल हो, चाहे झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, तो ये राज्य काफी सफल हुए हैं विकास की दिशा में। तो इसलिए विकेंद्रीकरण बहुत आवश्यक है। और सहकारी संघवाद में ये होता है कि एक राज्य दूसरे राज्य के अनुभव से सीख सकता है, कुछ अपने आप सोच के नई ढंग से, नए सोच से कुछ अच्छे काम कर सकता है। प्रधानमंत्री जी ने आज उसका उल्लेख भी किया जी। और एक दूसरे से हम सीख सकते हैं। तो ये बहुत ही आवश्यक है हमारे आगे के विकास के दौर के लिए। श्रीकांत जी, अगर मैं राज्य स्तर पर देखूं और जब हम सहकारी संघवाद की बात करते हैं, यानी कि जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, और जैसे कि कहा सर ने बहुत महत्वपूर्ण कि भारत जैसे देश में जहां पर इतनी ज़्यादा विविधता नज़र आती हो, चाहे वो आर्थिक असमानता की बात करें, सांस्कृतिक क्षेत्र को देखें या फिर भौगोलिक परिस्थितियों के नज़रिए से भी, ऐसे में एक साथ चुनौती से निपटना केंद्र और राज्य लेवल पर और उसके बाद उसे जिले और ग्राम लेवल तक ले जाना, यही इकलौता मूलमंत्र हो सकता है अगर हम विकसित होना चाहते हैं। आपका अनुभव क्या कहता है? जैसा अभी बात चल रही है, भारत जितना डाइवर्स कंट्री है, चाहे हमारी आबादी को देखें, चाहे हमारी भाषाएं देखें, चाहे हमारे
धर्म को देखें, इतनी विविधता वाला देश और इतने बड़े देश में बिना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के हम आगे नहीं बढ़ सकते। आज जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने बात की है नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सहकारी संघवाद के बिना हम किसी भी तरह का विकास, चाहे वो आर्थिक विकास हो, चाहे राजनीतिक विकास हो, सांस्कृतिक विकास हो, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। भारत ने पिछले अपने 75 वर्ष की आजादी के बाद में इस तरह बहुत सारे कदम उठाए हैं। आज हमारे यहाँ पर स्टेट्स के बीच में एक बहुत अच्छा सिस्टम है। भारत सरकार और राज्य सरकार भी आपस में बैठते हैं, और जैसा आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था, कोविड-19 को जिस तरह से राज्यों ने और भारत सरकार ने मिलके इस बड़ी महामारी को किया और इसमें हम सफल रहे, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। दूसरा मैं उदाहरण देना चाहूंगा जो रिसेंट हमारे पास में रहा है, जीएसटी। अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को देखें तो भारत सरकार और राज्य सरकारों ने मिलके एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक बहुत अनूठा उदाहरण देश में दिया। भारत सरकार बहुत सारे विभिन्न टैक्स लगाती थी, राज्य सरकार बहुत सारे टैक्स लगाती थी। जैसा आप जानते हैं कि भारत सरकार सर्विसेज टैक्स और सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी, और स्टेट जो है वो वैट लगाती थी। दोनों ने मिलके डिसाइड किया कि हम अपने अपनी जो पावर्स है उनको सीड करेंगे और मिलके एक कॉमन टैक्स लगाएंगे। इससे बढ़िया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का उदाहरण शायद बहुत मुश्किल से मिलता है। तो ये बड़ा स्पष्ट बताता है कि अगर मिलके हम काम करें तो विकास की राह बहुत आगे बढ़ सकती है, और अगर मिलकर काम नहीं करते हैं तो हमारी जैसे देश की विविधताओं के साथ में फिर बहुत सारी परेशानियां उसके सामने आती है, जो हमने रिसेंट पास्ट में अभी देखी। भट्टाचार्य सर, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बहुत अच्छा है, इसको तकरीबन सभी सरकारें, सभी दल मानते हैं। और अगर हम तमाम आर्थिक जगत के एक्सपर्ट या सरकारों में काम कर चुके लोगों की राय लिखें तो वो कमोबेश यही है, जैसा कि अजय सर ने कहा, उनका लंबा अनुभव है और श्रीकांत जी का। लेकिन सवाल ये कि बदलते वक्त के बीच और जो ज़रूरतें बदल रही हैं उसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो बेस है, जो आधार है, वो कैसा हो और इसको किस तरीके से हम व्यापक कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, और क्या ये आज के वक्त की जरूरत है? इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये सहकारी संघभाव आज की जरूरत है, और बल्कि ये जरूरत है, ये मैं समझता हूँ कि अपरिहार्य भी है। अगर हम भारत की जो पृष्ठभूमि में देखें, इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है। पर जो सवाल उठाया गया था कि विकेंद्रीकरण तो बहुत एक अच्छा चीज है, कॉन्सेप्ट, थियरी तीसरी बात है, पर ये विकेंद्रीकरण और ये सहकारी संघभाव हम कैसे ला सकते हैं? मैं समझता हूँ तीन एक बिंदु जो है वो हमें इसके ऊपर काफी हमें हमारा आकर्षण होना चाहिए, ध्यान जाना चाहिए। पहली बात तो ये है कि ये विकेंद्रीकरण ना ही सिर्फ नाम में किया जाए, पर एक जो वित्तीय विकेंद्रीकरण जिसे हम कहते हैं उसकी बहुत सख्त जरूरत है। इस वक्त मैं समझता हूं कि जो 3 टियर हमारी जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है, एक जगह सेंटर है, दूसरी तरफ सेकंड है, स्टेट्स है, और तीसरा टियर है आपका जो म्युनिसिपल बॉडीज, पंचायत बॉडीज, लोकल बॉडीज की जो फाइनेंशियल पावर्स अभी भी उतनी नहीं आई है जितनी की होनी चाहिए। और उसी का कारण ये है जो अजय जी ने जो कहा कि जो लोकल बॉडीज की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वो अभी भी काफी सीमित है। और मैं समझता हूं कि एक पहला एक कदम ये होगा, ये सहकारी संघभाव और विकेंद्रीकरण के तरफ, कि हम किस तरह से वित्तीय विकेंद्रीकरण करें और लोकल बॉडीज को और भी फाइनेंशियल पावर्स दें। और फाइनेंशियल पावर का ये नहीं है कि आप उनको अनुदान मिले, पर वो किस तरह से अपने ही पैसे वो बटोर सके, किससे वो रेवेन्यू रेजिंग स्टेप्स अपने आप ले सके। तो ये है पहली बात। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि किस तरह से आप जो अभी तक जो हमारा जो एक ढांचा जो है, जो वित्तीय ढांचा जो है, उसमें
इस वक्त हमारे पास एक तरफ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो एक डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी जो है, वो डेट कौन ले सकता है। अभी तक हमारे पास 70-72 साल के बाद भी जो अगर एक स्टेट जो प्रदेश जो है, प्रदेश सरकार के पास पूरी स्वाधीनता नहीं है, वो किस तरह से अपना डेवलपमेंट प्रोग्राम वो मार्केट से लोन लेकर या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सरकारी जी से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से लोन लेकर अपना डेवलपमेंट प्लान उसको कार्यान्वित करे। मैं समझता हूं कि जो वित्तीय जो विकेंद्रीकरण है उसकी बहुत सख्त जरूरत है। और तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि अगर आप एक जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर में जैसे जीएसटी काउंसिल जैसे श्रीकांत जी ने उसके जिक्र किया, मैं समझता हूं कि इसका अब बहुत सख्त जरूरत है कि अगर आपका पूरी तरह से इसका एक अनुभव और इसका जो एडवांटेजेस आप ले सकते हैं, एक फिस्कल काउंसिल जो स्टेट को और सेंटर की दोनों की जो वित्तीय अनुशासन के बारे में देखे, मैं तभी समझता हूं, क्योंकि अगर आप वित्तीय अनुशासन को जरा नजरअंदाज कर दें, मैं समझता हूं कि देश की जो अगर आप सहकारी संघभाव भी ले लें, पर जो डेवलपमेंट में की जो चैलेंजेस आपके सामने बड़ी आ जाएंगी, क्योंकि जो विकेंद्रीकरण के साथ साथ एक वित्तीय अनुशासन की बहुत सख्त जरूरत है। मैं समझता हूं कि इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जैसे फिस्कल काउंसिल जो स्टेट्स को भी देखे और सेंटर का भी फिस्कल कंसोलिडेशन प्रोग्राम देखे, इसकी सख्त जरूरत है। अजय सर, एक तो आर्थिक जो मैं कहूँ कि पक्ष और उसका आधार बताया भट्टाचार्य सर ने, लेकिन अगर मैं पिछले अब तक के 6 से 7 दशकों के सफ़र को देखें और जब सहकारी संघवाद की उस परिकल्पना और उसके बाद आज के दौर में जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ पर उसके नतीजों के तौर पर खुद को रखते हैं, यानी कि देश को रखते हैं, क्या बड़ी चुनौतियां आपको लगता है कि जहां पर अब फोकस करने की ज़रूरत है, या फिर जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया कि उसे और मजबूत करने की ज़रूरत है? क्या वो खामियां, त्रुटियां या गांठें हैं जहां पर ज़्यादा फोकस करते हुए उन्हें उन सिरों को ज़्यादा मजबूत करने का वक्त है? चुनौतियां तो बहुत है और इसीलिए अच्छी बात है कि आज प्रधानमंत्री जी ने इस पर इतना ध्यान आकर्षित किया। तो मैं 2-3 बातों का जिक्र करूंगा। पहली बात तो ये है कि एक मानसिकता होती है जब हम लोग सत्ता की कुर्सी पर बैठते हैं, इस स्तर पर भी, तो मानसिकता एक ये होती है कि सारा ज्ञान मेरे पास है। तो जब केंद्र की मंत्रालयों में हम बैठते हैं तो हमको ये लगता है, भले ही हम राज्य सरकार से आते हों, लेकिन ये लगता है कि सारे देश के लिए एक हम ढांचा तैयार कर सकते हैं और हर राज्य को उसी रास्ते पर चलना है। तो कई कार्यक्रमों में मैंने देखा है, प्रोग्राम्स में देखा है कि कई वर्ष लग जाते हैं इस पे दिल्ली में आपस में विचार विमर्श करने पे, और फिर जब राज्यों पर क्रियान्वयन के लिए कोई योजना जाती है तो उनको हम बहुत कम फ्लेक्सिबिलिटी देने को तैयार होते हैं और बहुत आसानी से देते भी नहीं है। तो एक तो ये मानसिकता की समस्या है, और यही मानसिकता की समस्या राज्य सरकारों में भी है कि हम जिले स्तर पर वो फ्लेक्सिबिलिटी देना नहीं चाहते। एक बार कोई शासन आदेश निर्गत हो गया तो बिल्कुल अक्षरतः उसका पालन होना चाहिए, फिर लोगों को भय भी रहता है कि ऑडिट में समस्या न हो जाए। तो एक तो ये भी। दूसरी बात ये है कि हम जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं तो उसका एक पहलू ये है कि जिले स्तर पर या राज्य सरकार पे लोगों को ये प्रोत्साहन हो और एक एम्पावरमेंट हो कि वो नई चीज कुछ कोशिश करके देख लें, और जब वहां वो कामयाब हो जाए, या दूसरे ढंग से हम कहें पायलट प्रोजेक्ट हो, जब वो कामयाब हो जाए तब हम उसे एक बड़े पैमाने पर राज्य सरकार पर ले आए और फिर सारे राष्ट्र पर ले आए। तो ये हमारे देश पहले टेस्ट करें एक छोटे लेवल पर, मॉडल के तौर पर, और उसके बाद व्यापक पैमाने पर लागू करने की बात हो। और इस टेस्ट और पायलट प्रोजेक्ट की डिजाइन की भी जिम्मेदारी हम क्षेत्रीय स्तर पर दे दें। हम अब ये न मान के चले कि दिल्ली में ही हम डिजाइन कर सकते हैं, जिले में या वहां की जो सिविल सोसाइटी है वो नहीं कर सकती है। तीसरी जो चुनौती है वो, जिसको मैं कहूंगा कि एक साइज फिट ऑल के सोच की बात है। तो हमारे देश में अब पिछले 75 सालों में जो विकास हुआ है तो उसमें तरह तरह की विविधता भी है, असमानता भी है।
तो अब एक समय आ गया है कि हम इसको स्वीकार करें और मान के चलें कि जो चुनौती कुछ राज्यों में है वो चुनौती दूसरे राज्यों में नहीं है या दूसरे क्षेत्र में नहीं है, और एक अलग अलग ढंग से सोच हम शुरू करें। जैसे आपके एक कार्यक्रम में मुझे याद है, एक आध साल पहले मैंने कहा था कि जो हमारा ये दो बहुत बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये कई कारणों से और राज्यों के बहुत पीछे जा रहे हैं, तो चले गए। इनके लिए एक अलग रणनीति बनाई जाए कि यहाँ आर्थिक विकास की गति कैसे बढ़े, यहाँ निजी क्षेत्र में पूंजी निवेश की गति कैसे बढ़े, विदेशी पूंजी निवेश कैसे यहाँ आए। अब ये चुनौती महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक के लिए नहीं है। तो नीति आयोग में ऐसे सोच की जरूरत है कि भाई जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहाँ विकास की रणनीति क्या हो, जो कि थोड़ी भिन्न हो। जैसे नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ एक अलग ढंग की विकास नीति की रणनीति की जरूरत है। एरिया स्पेसिफिक आप करें जरूरत के लिहाज इस पे बहुत बड़ी चर्चा और सोच और काम की जरूरत है, क्योंकि अभी के ढांचे में उसके लिए स्पेस नहीं है, मैं कहूँगा। श्रीकांत जी, क्योंकि आप हिमाचल जैसे राज्य में आपका एक लंबा अनुभव रहा है और जिसका जिक्र अजय सर ने किया कि जब दिल्ली या सेंटर में ऑफिसर्स किसी प्लान को बनाते हैं तो हो सकता है कि वो किसी एक स्पेसिफिक राज्य की चुनौतियों और उसकी ज़रूरतों को उस बारीक नज़र से ना देख पा रहे हों जो कि स्थानीय स्तर पर एक सरकार या ज़िले स्तर पर वहाँ पर बैठे हुए अधिकारी देख सकते हैं। उस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी अगर सहकारी संघवाद को और ज़्यादा मजबूत करना है या उसके रिजल्ट ओरिएंटेड हम उसको अगर करना चाहते हैं, एक तो ये मैं समझना चाहूँगा, और दूसरा ये कि जो कोऑर्डिनेशन की बात की जा रही है, अलग अलग स्पेसिफिक डिमांड, अलग अलग स्पेसिफिक रीज़न के नज़रिए से, वो कितना बड़ा टूल हो सकता है अगर हम सहकारी संघवाद को और ज़्यादा मजबूत करते हैं और ज़्यादा हम उम्मीद करते हैं बेहतर नतीजों की। आपने दो बहुत महत्वपूर्ण बात की तरफ ध्यान दिया है। सहकारी संघवाद के लिए जो आपने कहा है कि सेंटर की क्या नीति होनी चाहिए अलग अलग क्षेत्र के विकास के लिए, और दूसरा है कि इसमें कोऑर्डिनेशन किया जाए। जो पहला जो विषय है, अजय जी ने भी बात की है, और मैं 8 साल तक स्टेट में फाइनेंस सेक्रेटरी और प्लानिंग सेक्रेटरी रहा। मेरा प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग से बहुत लंबा वास्ता रहा। हम जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बनाते हैं पूरे देश के लिए एक योजना बना देते हैं, और हमेशा हर स्टेट का ये रहता था कि हमारी रिक्वायरमेंट्स अलग है। बाद में जाके प्लानिंग कमीशन ने भी ये माना कि कम से कम भी हर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 25% फ्लेक्सी फंड होना चाहिए, जिसमें राज्य को अधिकार देने चाहिए कि वो कैसे उस पर निर्णय करें। तो समय के साथ में हमें हर राज्य की जरूरतों को देखते हुए मॉडिफाई करने की जरूरत है। राष्ट्रीय स्तर पर एक नीति पूरे देश के लिए लागू नहीं हो सकती। दूसरा जो आपने कोऑर्डिनेशन का विषय कहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा जो देश है, अगर हम हमारे संविधान को देखें तो ये यूनियन ऑफ स्टेट है। हर राज्य अलग है, विविधता है, जैसे हमने बात की है। हमारा संविधान बहुत अच्छे ढंग से बनाया है। उसमें हमारी लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप और फाइनेंशियल रिलेशनशिप जो राज्यों में और केंद्र में होनी चाहिए, उसके बारे में बहुत अच्छी व्याख्या दी गई, और इतने बड़े समय में वो स्टेबलाइज भी हुई है। अभी अशोक जी ने जो कहा कि फाइनेंशियल रिलेशंस की बात है, तो आप ये देखिए कि हमारे संविधान में फाइनेंस कमीशन का प्रावधान है, और हर 5 साल बाद फाइनेंस कमीशन जो भी रीसेटिंग होती है वो कर देता है। पर मुख्य जो समस्या जहां आ रही है, मेरा जो मानना है, वो लेजिस्लेटिव रिलेशंस में आ रही है। हमारा जो संविधान है वो 3 तरह की लिस्ट बनाता है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। जहां तक यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट है वो बड़ी क्लियर है कि इनके केस में भारत सरकार, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों की क्या शक्तियां हैं। पर कंकरेंट लिस्ट में राज्यों को भी शक्तियां हैं और केंद्र सरकार को भी शक्तियां हैं, और अगर केंद्र सरकार कोई कानून पास करती है तो वो सभी राज्यों पे लागू होता है। यहां जाकर समस्या आती है। हर जगह अपना सिस्टम होना चाहिए, पर हर जगह ये नहीं कि विवाद नहीं होंगे, हमें डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का तरीका होना चाहिए। अगर कंकरेंट लिस्ट में कोई कानून बनता है तो उसका डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का क्या तरीका होना चाहिए। अगर आप देखें तो 2010 में जस्टिस पुंछी कमेटी की रिपोर्ट आई थी। उन्होंने कहा था कि जब भी कंकरेंट लिस्ट
की बात आए तो पहले इंटर स्टेट काउंसिल में उसको रखा जाना चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। कुछ कारणों से इंटर स्टेट काउंसिल उतनी प्रभावी नहीं रही। अभी आपने आज ये जिक्र किया गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग, मुझे पहली 3 जो गवर्निंग काउंसिल की नीति आयोग की मीटिंग है उसमें बैठने का सौभाग्य मिला। उसमें माननीय प्रधानमंत्री होते हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं और सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। इससे बढ़िया एम्पावर्ड कमेटी गवर्निंग काउंसिल कोई नहीं हो सकती जो कि राज्य और देश की समस्याओं को एक साथ बैठकर सुलझा सकती है। मेरा यह मानना है कि अगर इसी नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल को कंकरेंट लिस्ट में अगर कोई भी नया कानून आता है उसको पास करने से पहले कंसेंसस वहां बिल्ड की जाए तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। ओके भट्टाचार्य सर, जो श्रीकांत जी कह रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक पहलू है लेजिस्लेचर को लेकर और कंकरेंट लिस्ट को लेकर। हमने देखा है कि पिछले 7 दशकों में यहीं पर आकर जो है गांठें नजर आती हैं, यहीं पर आकर उलझन नजर आती है और उससे निपटारे या उससे जो विकल्प हैं सुझाव या फिर समाधान के, उसका तरीका और क्या बेहतर हो सकता है। देखिए, ये तो साफ जो अभी जो हमारी जो चर्चा चल रही है उसमें 2-3 चीज साफ जाहिर हो रही है। एक तो ये है कि जो ये वन साइज फिट्स ऑल का जो एक मानसिकता जो है वो उसका अब सेल बाय डेट निकल गया है। उसको हमें एकदम उसको निकाल देना चाहिए अपने मन से। और दूसरी बात ये है कि अगर सहकारी संघवाद तभी आएगा जब जो स्टेट्स जो है, जो प्रदेश सरकार जो है, उनको कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स में उनको एक ऑप्ट आउट क्लॉज मिलता है। मुझे अभी भी मालूम है जब स्टेट वैट का जब नियम का जब इंट्रोडक्शन हुआ तब करीबन 5 से 6 स्टेट शुरुआती दौर में उन्होंने स्टेट वैट इंटीग्रेशन में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। वो 2-3 साल तक उन्होंने देखा कि किस तरह चल रहा है। उसके बाद जब उन्हें अच्छा लगा, उत्तर प्रदेश सरकार एक तरह ऐसा कि वो बाद में ज्वाइन किया और ऐसे गुजरात भी था उसने बाद में ज्वाइन किया। मैं समझता हूं कि जो ऑप्ट आउट क्लॉज जो है वो कंकरेंट लिस्ट में, और जैसे श्रीकांत जी ने कहा कि ये गवर्निंग काउंसिल को एक परमानेंट फिक्सचर बना दिया जाए जिससे कि वो इस ऐसे कानूनों की जो एक देखे कि किस तरह से स्टेट्स की वॉइस को पूरी तरह से सुना जाए और उनको एक ऑप्ट आउट क्लॉज दिया जाए जो कि समझे कि वो अगर इसमें वो हिस्सा नहीं ले सकते तो वो हिस्सा नहीं लेंगे। उससे संघीय ढांचा में कोई कमियां नहीं आएंगी, कोई दुर्बलता नहीं आएगी। ये रही पहली बात। और दूसरी या अंतिम बात मैं ये कहूंगा कि शायद, और मेरे साथ जो अजय जी और श्रीकांत जी सिविल सर्वेंट्स रहे हैं, तो पर मेरा मानना है कि जो स्टील फ्रेम हमारे 70 साल तक बहुत जरूरी काम आई है, मैं समझता हूं ये स्टील फ्रेम का सुधार संस्कार का समय आ गया है। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि आर्थिक या शासन संबंधी विकेंद्रीकरण हो, मैं ये भी समझता हूं कि लोकल बॉडीज या स्टेट बॉडीज एंड सेंट्रल बॉडीज में ऐसे अफसरों की जरूरत है जिनकी लॉयल्टीज उसी संस्था से साथ जुड़ी हो, ना कि एक नेशनल सर्विस में हो, क्योंकि उससे मैं समझता हूं कि काफी वीकनेस आ जाती हैं और जो चीज आप अचीव करना चाहते हैं वो शायद अचीव ना करें। अजय सर, एक आखिर में आपका सुझाव मैं चाहूंगा कि बेटर रिलेशंस और जो लेजिस्लेचर की बात हो रही है, एक जो बड़ी आवश्यकता है, और जब प्लानिंग कमीशन को समाप्त करके नीति आयोग का गठन किया गया था तो एक ये कल्पना थी कि जो प्रोग्राम्स हैं और उसमें कितना बजटरी प्राविधान हो, उससे ऊपर उठकर कुछ बड़े बड़े विषयों पर स्ट्रेटेजिक सोच नीति आयोग में हो। क्योंकि देश के सामने समस्याएं बहुत जटिल हैं। जैसे अगर हम चाहते हैं कि पर्यावरण के क्षेत्र में हम विश्व में नीचे हैं बहुत से मानकों से, तो कैसे 5 साल में गुणात्मक परिवर्तन हो, या देश में जो आर्थिक असमानता या क्षेत्रीय असमानता बढ़ रही है उसमें हम कैसे बदलाव लाएं। तो एक बड़े सोच की जरूरत है और कल्पना की गई थी कि नीति आयोग इसको स्टीयर करेगा।
तो ये काम शुरू हुआ है, लेकिन इस पे और बहुत काम की ज़रूरत है। दूसरी बात ये है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में, और मैं यहाँ तक कहूँगी कि राजनीतिक पार्टियों के अंदर जो जटिल समस्याएं हैं, जिस पे नीतिगत निर्णय लेने की ज़रूरत है, स्ट्रेटेजी की ज़रूरत है, उसमें कुछ एक निष्पक्ष ढंग से संवाद हो, आपस में विचार विमर्श हो, एक नई सोच निकले। जैसे जीएसटी का जिक्र किया गया, तो कई साल के डिस्कशन, डिबेट, कंट्रोवर्सी के बाद जेटली जी ने मेहनत करके सारे राज्यों को एक पेज पर लाके इसको क्रियान्वयन कर दिया है। शुरू के सालों में कुछ कठिनाई भी हुई, लेकिन हम कामयाब हो गए। तो जो बड़ी चुनौतियां हैं देश के सामने, उस पे और बहुत चर्चा की जरूरत है। बाहर के लोगों के साथ, राजनीतिक स्तर पे लोगों के साथ, और सिविल सोसाइटी और राज्यों में जो बुद्धिजीवी हैं उनके साथ ही। सिर्फ दिल्ली में चर्चा से काम नहीं चलेगा देश का। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए, और सहकारी संघवाद को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है और जिस वक्त चुनौतियां हैं उनसे कैसे हम निपट सकते हैं, हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।